बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया। स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन। यदि किसी श्रृंखला अभिक्रिया में उच्च ऊर्जा के समस्त न्यूट्रॉन आगे की श्रृंखला अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि किसी श्रृंखला अभिक्रिया में जो उच्च ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो न्यूट्रॉन यदि आगे जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें भाग लेते हैं, तो इस स्थिति में बाहरी न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि शुरू में ही हमें जो है एक न्यूट्रॉन, बाहरी न्यूट्रॉन देना पड़ता है। उसके बाद जो यूरेनियम का विखंडन हो रहा है, तो यूरेनियम के विखंडन से हमने देखा था कि जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन्हीं न्यूट्रॉनों के द्वारा जो है आगे श्रृंखला अभिक्रिया संचालित कर दी जाती है। इसलिए बाहरी न्यूट्रॉन्स की हमें आवश्यकता नहीं रहती, तो इसलिए बाहरी न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषित हो जाती है। यानी कि बाहर से उसको न्यूट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद के द्वारा ही जो है, खुद के न्यूट्रॉनों के द्वारा ही श्रृंखला अभिक्रिया आगे संचालित होती रहती है। स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक कारक हैं वो निम्न प्रकार से हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट पहला कारक है संवर्धन। सबसे फर्स्ट जो कारक रहेगा यहाँ वो है संवर्धन। तो संवर्धन कारक को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो यूरेनियम जो है 235, इसके बारे में हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है यूरेनियम 234, जो नेचुरल यूरेनियम है वो यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 पाए जाते हैं। किंतु इन सभी यूरेनियम का अनुपात जो है अलग अलग पाया जाता है। जैसे यूरेनियम 234 की बात करें, यूरेनियम 234, तो ये पाया जाता है 0.006% के रूप में, यानी कि बहुत ही नगण्य, नेग्लिजिबल है। और यूरेनियम 235 जो है 0.714% के रूप में पाया जाता है। और इससे जो है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों का जो है, यानी कि ऊष्मीय न्यूट्रॉनों का यहाँ उत्सर्जन किया जा सकता है। यूरेनियम 238 की बात करें तो ये 99.28% पाया जाता है। और इससे ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, ये यूरेनियम जो न्यूट्रॉन होते हैं, एक चीज़ यहाँ बता दूँ, एरो का निशान आपको दिख रहा है, तो ये जो यूरेनियम है, ये जो ऊष्मीय न्यूट्रॉन्स हैं उन्हीं के द्वारा विखंडित भी किया जा सकता है। यानी कि जो ऊष्मीय न्यूट्रॉन है, थर्मल न्यूट्रॉन्स, उन्हीं से विखंडित हो जाता है। और यूरेनियम 238 जो है ये जो 99.28% होता है, ये जो है फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उन्हीं के द्वारा जो है क्या होता है, विखंडित होता है। तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, यूरेनियम 235 एक ऐसा है जिसे ऊष्मीय न्यूट्रॉनों से विखंडित किया जा सकता है। यूरेनियम 238 जिसे तेज गति के न्यूट्रॉन्स, लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन्स के द्वारा विखंडित कर सकते हैं। उपरोक्त व्याख्या के अनुसार यूरेनियम 235 का जो विखंडन है ऊष्मीय न्यूट्रॉनों के द्वारा संभव है। यही हम बताना चाह रहे थे कि जो यूरेनियम है 235 के, उसका ही विखंडन जो है ऊष्मीय न्यूट्रॉनों के द्वारा पॉसिबल होता है। अतः प्राकृतिक में यूरेनियम 235 को संवर्धित किया जाता है। प्रकृति के जो यूरेनियम 235 है उसी को हम क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रांतिक द्रव्यमान की।
कि क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब न्यूट्रॉनों का यूरेनियम पर आपतित कराते हैं तो यूरेनियम जो न्यूट्रॉन है यूरेनियम 235 जो यूरेनियम 235 है उसके नाभिक में कुछ दूरी तय करता है। नाभिक में जाने के बाद उसको विखंडित करने के लिए वो क्या करता है, उसके नाभिक में कुछ दूरी तय करता है, अर्थात यूरेनियम का विखंडन न्यूट्रॉन क्षरण द्वारा तथा विखंडनीय उत्पाद दर पर निर्भर करता है। यदि यूरेनियम नाभिक का द्रव्यमान आकार कम हो तो इस स्थिति में आपतित न्यूट्रॉन नाभिक में अल्प दूरी तय करता है, अर्थात नाभिक के विखंडन के बिना ही न्यूट्रॉन नाभिक में से बाहर निकल जाता है। यानी कि जो नाभिक है उसका आकार, उसका द्रव्यमान इस प्रकार का हो कि जो न्यूट्रॉन है उसमें से आसानी से नहीं निकल सके, यानी कि उसका विखंडन करे। अर्थात इस स्थिति में उत्पाद दर न्यूट्रॉन क्षरण दर की तुलना में कम हो जाती है। यदि आकार उसका कम होगा तो जो इस स्थिति में जो उत्पाद दर है वो न्यूट्रॉन की क्षरण दर की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाभिक के इस द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, उपक्रांतिक द्रव्यमान, सबक्रिटिकल मास इसे हम कहते हैं। यानी कि उपक्रांतिक द्रव्यमान सबक्रिटिकल मास उसका होना चाहिए, तभी जो है न्यूट्रॉन के द्वारा अधिक जो है उत्पाद दर बढ़ सकती है, नहीं तो फिर क्या होगी, न्यूट्रॉन की क्षरण दर की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि यूरेनियम नाभिक का द्रव्यमान आकार अधिक हो तो इस स्थिति में आपतित न्यूट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी तय करता है। जो यूरेनियम है यदि उसका आकार बड़ा है तो जो न्यूट्रॉन है वो आसानी से उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो क्या करेगा, नाभिक में सबसे अधिक दूरी तय करेगा और इसी स्थिति में जो है नाभिक का विखंडन करता है वो। तो नाभिक का विखंडन की दर तभी बढ़ेगी जब नाभिक का द्रव्यमान आकार उसका क्या होगा, अधिक होगा। अगर द्रव्यमान आकार जो है उसका कम है तो न्यूट्रॉन की क्षरण दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि न्यूट्रॉन उसमें से आसानी से पार कर जाएगा। तो नाभिक का आकार अधिक होने पर की स्थिति में न्यूट्रॉन नाभिक में अधिक दूरी तय करता है, अर्थात नाभिक का विखंडन हो जाता है तथा इस स्थिति में उत्पाद दर न्यूट्रॉन क्षरण दर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो दोनों ही स्थिति आप लोगों को पता लग गई हैं कि उत्पाद दर कब बढ़ेगी, जब नाभिक का आकार बढ़ेगा। नाभिक के इस द्रव्यमान को अतिक्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, इसे कहते हैं हम सुपर क्रिटिकल मास, सुपर क्रिटिकल मास इसे हम कहते हैं। तो यहाँ हमने दो चीजें देखी, नाभिक के उपक्रांतिक द्रव्यमान और अतिक्रांतिक द्रव्यमान। देखो उपक्रांतिक द्रव्यमान में तो क्या होगा, जो नाभिक का आकार है वो कम होगा और इस स्थिति में जो उत्पाद दर है वो क्षरण दर की तुलना में क्या होगी, कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन वाले जो नाभिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनके द्रव्यमान को उपक्रांतिक द्रव्यमान। और जहाँ नाभिक का द्रव्यमान या आकार अधिक होगा तो वहाँ उत्पाद दर जो है न्यूट्रॉन की क्षरण दर की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसे न्यूक्लियस को के मास को हम क्या कहते हैं, अतिक्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, सुपर क्रिटिकल मास कहते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। यूरेनियम नाभिक का वह न्यूनतम द्रव्यमान, अब आ जाइए जो क्रांतिक पोजीशन है, क्रिटिकल पोजीशन, उसकी हम बात करेंगे। तो यूरेनियम नाभिक का वह न्यूनतम द्रव्यमान जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया बिना किसी अवरोध के संपन्न होती है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि यूरेनियम नाभिक का वह न्यूनतम द्रव्यमान जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया बिना किसी अवरोध के, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आता, तो
ऐसे द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल द्रव्यमान कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। अतिक्रांतिक द्रव्यमान की स्थिति में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया रहती है। ये ध्यान रखना कि जो अतिक्रांतिक द्रव्यमान की स्थिति हमने देखी थी, जहाँ उत्पाद दर जो है क्षरण दर की तुलना में अधिक होती है, वो क्या कहलाती है? स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। अगले गुण के रूप में, अगले कारक के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 3, गुणन कारक। नंबर 3 आता है गुणन कारक। हमने पहले संवर्धन पढ़ा, संवर्धन के बाद दूसरा हमने, तो अगला हम पढ़ रहे थे गुणन कारक। तो गुणन कारक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। गुणन कारक निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। तो गुणन कारक की डेफिनेशन है कि किसी पीढ़ी में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, यानी कि कोई जो हमारे पास श्रृंखला अभिक्रिया में कोई पद है, कोई पीढ़ी है, उसमें उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की कुल संख्या तथा उससे पूर्व पीढ़ी में उत्सर्जित कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से जो है गुणन कारक को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे हमने श्रृंखला अभिक्रिया देखी थी, तो एक के बाद एक चेन रिएक्शन चलती जाती है, तो किसी हम एक पर्टिकुलर पीढ़ी में जो है उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या को देख लें, और उससे ठीक पूर्व की जो पीढ़ी है उसमें उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात लें, तो वो कहलाता है आपके गुणन कारक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में। अब यहाँ जो है हमारे पास 3 परिस्थितियाँ संभव है, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। नंबर फर्स्ट कि जो गुणन कारक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, वो जो है 1 से ज़्यादा हो, जो समय है वो कितना हो? 1 से अधिक हो। और आप लोग को बता दूं कि जो यूरेनियम का विखंडन का टाइम होता है, एवरेज टाइम, वो एवरेज टाइम विखंडन समय लगभग होता है 10⁻12 सेकेंड के करीब। कितना होता है? बहुत अल्प होता है। 10⁻12 सेकेंड में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है न्यूट्रॉन्स के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना। तो k इज ग्रेटर देन 1 है। इस स्थिति में किसी पीढ़ी में k का मान यदि 1 है से ज़्यादा है, तो किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन्स की संख्या पूर्व पीढ़ी से अधिक होने के कारण श्रृंखला अभिक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है परमाणु बम। तो परमाणु बम जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कहलाता है? उदाहरण कहलाता है, क्योंकि परमाणु बम में एक बार नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होने के बाद अनियंत्रित रूप से चलती रहती है। तो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो है सबसे इसका बेस्ट उदाहरण है। इसमें पिछली जो पीढ़ी है उससे अधिक जो है अगली पीढ़ी में जो है न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और स्वतः ये चलती रहती है श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित रूप से, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं k इज इक्वल टू क्या हो? 1 हो। k इज इक्वल टू क्या है? 1। तो इस स्थिति में किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और उससे ठीक पूर्व की पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तुल्य होने से, यानी कि लगभग बराबर हो। तुल्य का मतलब वही है कि दोनों में बराबर हो न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो तुल्य होने से श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित दर से संभव होती है। और जो हम थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ इसी कंडीशन को फॉलो किया जाता है k इज इक्वल टू 1, क्योंकि वहाँ पर हमें एक नियंत्रित दर से जो है अभिक्रिया करानी होती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है k
k इज इक्वल टू 1 की कंडीशन को फॉलो किया जाता है, क्योंकि यदि श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो गई तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ जो है नियंत्रित दर पर रखने के लिए k इज इक्वल टू 1 की कंडीशन को फॉलो किया जाता है। अर्थात जो हमारे पास जिस पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या है उससे ठीक पूर्व की पीढ़ी की न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर रखा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और ये पाई जाती है नाभिकीय रिएक्टर्स में, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ ये न्यूक्लियर अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा हम अगली बात करते हैं k इज लेस देन टू 1। k इज लेस देन टू 1 इस स्थिति में किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या उससे पूर्व पीढ़ी के न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। अतः नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रत्येक पीढ़ी में कम से कम एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की गुणन वृद्धि दर k-1 हो तो dt समय अंतराल में न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि निम्न प्रकार से होगी। dn by dt इज इक्वल टू k-1 n अपॉन t नोड। जो t नोड है दो क्रमागत विखंडनों के मध्य औसत समय अंतराल है। क्या है, औसत समय अंतराल, दोनों के बीच में एवरेज टाइम पीरियड है टी नोड। तो डी एन अपॉन एन, इस एन के पद को हम एन के नीचे ले जाएंगे, k-1 टी नोड डी टी। तो अब इसको जो है हम समाकलन करते हैं। इसका क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर 1 अपॉन एन का समाकलन हो जाएगा हमारे पास log ऑफ एन इज इक्वल टू k-1 अपॉन टी नॉट डी टी का क्या हो जाएगा t प्लस log ऑफ c के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड आउट होती है। ये बात करें हम इनिशियल कंडीशन की, प्रारंभ में श्रृंखला अभिक्रिया के प्रारंभ में t बराबर 0 पर जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है n इज इक्वल टू एन नोड लें, तो log n नोड इज इक्वल टू 0 प्लस log ऑफ c। तो log ऑफ c की जो वैल्यू होगी log n नोड के बराबर होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं यहाँ से वैल्यू। तो log ऑफ n k-1 अपॉन टी नोड t प्लस log ऑफ n नोड। तो log वाले प्रॉपर्टीज़ को एक तरफ ले लेंगे, यानी कि यहाँ ये log ऑफ n माइनस log ऑफ n नोड इज इक्वल टू k-1 t नोड t के रूप में ये पद बनेगा। तो इस पद को हम जो है इस रूप में लिख सकते हैं log n अपॉन n नोड इज इक्वल टू k-1 अपॉन t नोड इंटू t के रूप में। तो log हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो n अपॉन n नोड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर k-1 t अपॉन t नोड के रूप में ये पद बनेगा। तो n इज इक्वल टू n नोड e की पावर k-1 t अपॉन t नोड के रूप में ये पद हमारे पास बनता है। ये ध्यान रखें। तो केस फर्स्ट k इज ग्रेटर देन टू 1 है, यानी कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए k इज ग्रेटर देन टू 1 है। k अगर 1 से ज़्यादा है तो n इज ग्रेटर देन n नोड, n का मान क्या होगा, n नोड से अधिक होगा। यानी कि जो न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो पूर्व पीढ़ी से क्या होंगे, बहुत अधिक होंगे।
और k इज ग्रेटर देन टू 1 है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या उसकी ठीक पूर्व पीढ़ी के न्यूट्रॉन्स की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। ये ध्यान रखें, ये न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को बता रहा है कि ये तो पूर्व पीढ़ी के न्यूट्रॉन हैं, ये जस्ट इनिशियल कंडीशन की पीढ़ी के न्यूट्रॉन्स के नंबर हैं। यदि पूर्व की पीढ़ी के न्यूट्रॉन्स से ज़्यादा है अगली पीढ़ी पूर्व इनिशियल कंडीशन के न्यूट्रॉन्स की, तो k इज ग्रेटर देन टू 1 की कंडीशन फॉलो होगी और ये ना अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी। और k इज इक्वल टू 1 है और तो यहाँ n इज इक्वल टू n नोड होगा, यानी कि वो इनिशियल कंडीशन की जो पीढ़ी है उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ठीक पूर्व की पीढ़ी की न्यूट्रॉन्स की संख्या के इक्विवेलेंट होती है। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।